नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस की पीवाईक्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो सीरीज का 24वां लेक्चर है। 23 लेक्चर हम इससे पहले कर चुके हैं। काफ़ी डिटेल से हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं और अगर आपने इससे पहले के लेक्चर देखे होंगे तो आपने यह पाया होगा कि कितने डिटेल से जो जीएस का पार्ट है, जो करंट अफेयर का पार्ट है, जो पीवाईक्यू है, इन सबको हम डिटेल से कवर कर रहे हैं। और आपने यह भी देखा होगा कि ना केवल हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, बल्कि जो उसका आंसर है, उसका एनालिसिस है, उसका जो जीएस है, सबको हम काफ़ी डिटेल से कवर कर रहे हैं। यानी एक ही क्वेश्चन के बाद हम उसके पूरे टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट यह सीरीज़ है। अगर आपको यूपी पीसीएस का प्री देना है, लोअर पीसीएस देना है या फिर पेट देना है या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वह देना है, तो जो जीएस का पार्ट है, वह बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इन सबके अलावा अगर जो आपका करंट अफेयर का पार्ट है, उसमें भी आपकी मदद होगी। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर में पैटर्न होता है। किसी एक सेक्शन से हर बार करंट अफेयर ज़्यादा पूछता है, तो हम करंट अफेयर को भी कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक इन सेतु या स्वस्थानीय संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? अब आपसे नहीं पूछा है पहली चीज़, एनवायरनमेंट का यह क्वेश्चन है। संरक्षण रणनीति किसके विषय में आपसे पूछा है? तो 2 तरीके से होता है। एक होता है इन सेतु, एक होता है एक्स सेतु। फ़र्क क्या है? हमको करना है पर्यावरण का संरक्षण और इसमें आपके जीव-जंतु भी आते हैं। अब मान लेते हैं हाथी है और इसका करना है हमको संरक्षण। अब यह संरक्षण 2 तरीके से हो सकता है। एक, जंगल में ही हम ऐसी व्यवस्थाएँ बनाएँ कि हाथी सुरक्षित रहे। जैसे जो आवागमन है आम आदमी का, वह कम हो जाए। इनके लिए कॉरिडोर बनाए जाएँ। यानी जंगल में ही हम ऐसे सारे इंतजाम कर दें कि हाथी वहाँ सुरक्षित हो जाए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इस हाथी को लाकर किसी चिड़ियाघर में या फिर किसी ऐसे मैन मेड स्थल पर रख दें, जिसे इंसान ने बनाया है उस जगह पर हाथी को लाकर वहाँ सुरक्षित कर दें। अब यह 2 तरीके हैं। तो जो हम ये जंगल में सुरक्षित करेंगे, इसी को क्या कहेंगे? इन सितु। और जो हम यह प्राकृतिक आवास बनाकर संरक्षण करेंगे, इसी को क्या कहेंगे? एक्स सितु। दोनों का अंतर आप समझ गए होंगे। तो इन सितु नहीं है, यह आपसे पूछा है। तो राष्ट्रीय उद्यान इसका पार्ट हो जाएगा, जंगल है उसको हम सुरक्षित कर रहे हैं। जीवमंडल, आरक्षित क्षेत्र, यह भी उसी का पार्ट है। पवित्र उपवन, यह भी उसी का पार्ट है। जो आपके यहाँ बोटेनिकल गार्डन होते हैं, वानस्पतिक बाग होते हैं, यही क्या है? ह्यूमन मेड या मैन मेड। तो इसी को क्या कहेंगे? एक्स सेतु का उदाहरण। तो यही क्या हो गया? सही आंसर हो गया। देख लिया हमने, इन सेतु क्या होता है, एक्स सेतु क्या होता है, दोनों को हमने समझ लिया। करंट अफेयर का कुछ अपडेट हम देख लेते हैं। एक बहुत चर्चा में है कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक फेमर। अब इस टॉपिक को आप देख रहे होंगे कि पिछले वीडियो में भी हमने कवर किया था। तो इस तरह से कई सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो रिपीटेड वे में आएंगे, यानी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह रिपीटेड वे में आ जाएंगे, तो आपके वह भी कवर हो जाएंगे। अब यह समझौता क्या कहता है? इसका एक टारगेट है 30x30। अब यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि यह किसका टारगेट है? 30x30 यानी 30x30। तो 2030 तक, कब तक? 2030 तक जो 30% हमने प्रकृति का क्षरण किया है या प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, उसकी भरपाई करना या फिर उनको उनकी वास्तविक स्थिति में लाना। 2030 तक 30% तक कम से कम रिकवरी करना, यही क्या है? इसका लक्ष्य है। अब एक इसमें प्रोविजन आता है। प्रोविजन क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन। अब आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स में देखा होगा कि बहुत सारे जो जीव जंतु हैं या फिर बहुत सारे जो पौधे हैं, यह पूरी तरीके से क्या हो रहे हैं? नष्ट हो जा रहे हैं, समाप्त हो जा रहे हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? बहुत लो टेम्परेचर पर, यानी लगभग -196 डिग्री पर इनके जो बीज हैं उनको सुरक्षित किया जाता है। इससे भविष्य में अगर हमको इनका उत्पादन फिर से करवाना है या किसी तरीके से इनको डेवलप करना है तो उन्हें सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि अगर बीज ही नहीं होगा तो फ्यूचर में हम इसका प्रोडक्शन कर भी नहीं पाएंगे। तो इसी को क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। यह भी इंपॉर्टेंट है। अब जो आपके संरक्षित क्षेत्र हैं वो कितने प्रकार के हैं, भारत में उनकी कुल संख्या कितनी है, इन सेतु वाले हम देख रहे हैं। और कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह हम देख लेते हैं। जैसे भारत में आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो आपको याद रहेगा कि 106 हैं। सबसे पहला कौन सा था? जिम कॉर्बेट। कब बना था? 1936 में। 1935 का एक्ट आया था उसके 1 साल के बाद। ऐसे आप इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस। कहाँ पर है? लद्दाख में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहला कौन सा है? जिम कॉर्बेट। कहाँ है? उत्तराखंड में। कब बना? 1936 में। इसी को क्या कहते हैं? हेली नेशनल पार्क भी। यानी जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम है वह क्या था? हेली नेशनल पार्क। सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस। हेमिस कहाँ है? लद्दाख में। अब फिर आपसे पूछेगा कि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वह कितने हैं? जीवमंडल आरक्षित
क्षेत्र। यह है आपके 18। पहला कौन सा था? नीलगिरी। कब बना? 1986 में। भारत में जो 18 हैं, इनमें से जो 12 हैं वह किसमें है? मैप प्रोग्राम में शामिल। यानी यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर, उसके तहत शामिल है 18 में से 12। पवित्र उपवन यह देश में बहुत सारे हैं। सबसे ज्यादा कहाँ है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में और मेघालय में। मेघालय का जो आपका माफलांग है यह बहुत ज्यादा फेमस है, यह याद रखिएगा। इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? देवराई कहते हैं या फिर शरण वन कहते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर जो जैव विविधता है वह पाई जाती है। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूर्य के प्रकाश की परावैंगनी विकिरणें एक अभिक्रिया का कारण बनती है, जिससे निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? यानी सूर्य के प्रकाश के कारण उसकी जो यूवी रेज है वह किसके उत्पादन में मददगार है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड या फिर ओजोन? सही उत्तर क्या है? ओजोन। क्यों? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, जो आपका सूर्य का प्रकाश होता है, इसकी जो यूवी रेस है यह दो जगह प्रभाव डालती है। कौन सी दो जगह? एक आपका क्षोभ मंडल में और एक आपका समताप मंडल में। यहाँ क्या बनेगी? पैड ओजोन। और यहाँ क्या बनेगी? ओजोन या फिर अच्छी ओजोन। यानी वह ओजोन जो यूवी रेस से धरती को बचाएगी, जो हमको कहाँ मिलेगी? समताप मंडल में, वह भी इसी से बनेगी। और जो क्षोभ मंडल में हमको पैड ओजोन मिलेगी वह भी इसी के प्रभाव के कारण बनेगी। क्षोभ मंडल में क्या होता है? जो आपके वाहन है, उद्योग है, इनसे जब निकलता है क्या? धुआं। और उस धुएं में क्या होता है? नाइट्रोजन की ऑक्साइड NOx और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOCs, ये सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करती हैं और उसके बाद क्या बनाती हैं? फोटोकेमिकल स्मॉग, प्रकाश रासायनिक धुंध बनाती हैं। इसी में जो मुख्य उत्पाद है या उप उत्पाद है उसके रूप में क्या मिलता है हमको? ओजोन, O3। और यह पूरा घेर लेती है। जब घेर लेती है तो जो धरती का टेम्परेचर है वह ठंडा नहीं हो पाता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन सही से नहीं हो पाता है। प्रकाश आता तो है पर वापस नहीं हो पाता है, वह इसी में रुक जाता है। तो धरती क्या होती है? इससे गर्म होती है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बैड ओजोन। फिर एक है आपका समताप मंडल में। इसमें भी जो आपकी यूवी रेज है यह क्या करती हैं? जो ऑक्सीजन के अणु हैं इनको तोड़ती है और अलग अलग रूप में विभाजित कर देती है। बाद में यह आपस में मिलते हैं और O3 बनाते हैं और इसी O3 को क्या कहेंगे? ओजोन। और यह कहाँ बनती है? समताप मंडल में। यह हमारे लिए क्या है? अच्छी ओजोन है, जो यूवी रेज को धरती पर आने से रोकती है और हमारा संरक्षण करती है। बाकी विकल्प देख लेते हैं। CO दिया था आपको, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह अपूर्ण दहन से मिलता है, इनकम्प्लीट कंबंशन से मिलता है, सीधे उत्पादित नहीं होता है। फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपके जितने भी कोयला आधारित ताप विद्युत गृह हैं उनसे बहुत ज्यादा निकलता है, मतलब यह भी दहन से निकलता है और प्राथमिक प्रदूषण है। और इसी के कारण क्या होती है? अम्ल वर्षा। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही क्या होती है, या सल्फर डाइऑक्साइड ही जब मिलती है जल वाष्प से तो उसी के कारण क्या होती है? अम्ल वर्षा। फिर फ्लोराइड्स है, यह भी जो आपके उद्योग हैं, उर्वरक संयंत्र हैं, इन सबसे निकलता है। तो यूवी रेज वाला कौन सा था? ओजोन। अब सिद्धांत हम देख लेते हैं, यह GS का पार्ट है। दो तरीके के प्रदूषण होते हैं, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। आसान भाषा में समझते हैं। चिमनी है और इस चिमनी से निकला धुआं। अब यह क्या हो गया? धुआं प्राथमिक। अब यही धुआं गया कहाँ? इन्वायरमेंट में। और इन्वायरमेंट में जो और गैसें हैं, जल वाष्प है, इनसे करेगा अभिक्रिया और फिर कोई बनाएगा जहरीली गैस। अब यह आपका क्या हो गया? द्वितीयक प्रदूषण। यानी जब मूल रूप में अपने ही स्रोत से निकलता है और सीधे वायुमंडल में चला जाता है तो यह क्या होता है? प्राथमिक प्रदूषण, जैसे CO, SO2, NO2, PMs। फिर जो द्वितीयक प्रदूषण है वह क्या है? यह सीधे उत्सर्जित नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? केमिकल रिएक्शन से। यानी जब यह प्राथमिक प्रदूषण हवा से मिलेगा तो केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो प्रदूषण बनेगा उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इसी में क्या आता है आपका? ओजोन। अब ओजोन क्या है? प्रदूषण भी है। कहां पर? क्षोभ मंडल में। फिर पैन पेरेक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और स्मॉग। गुड ओजोन कहाँ मिलेगी? समताप मंडल में। बैड ओजोन कहाँ मिलेगी? क्षोभ मंडल में। यह आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं और उनके जो अन्य नाम हैं वह हम देख लेते हैं और उनसे जुड़े कुछ जो फैक्ट्स हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वह देख लेते हैं। एक आता है आपका लॉस एंजलिस स्मॉग। स्मॉग ही है, लेकिन पहली बार यह कहाँ देखा गया था? लॉस एंजलिस में। तो इसको क्या कहते हैं? लॉस एंजलिस स्मॉग। जब पहली बार यह वहां पर नोट किया गया था।
फोटोकेमिकल स्मोक इसी को कहते हैं। यह गर्म, शुष्क और तीव्र धूप वाले मौसम में बनता है। दूसरा क्या है? लंदन स्मॉग। इसी को क्या कहते हैं? क्लासिकल स्मॉग। जो आप सर्दियों में देखते हैं, सुबह कोहरा जम जाता है, वह क्या है? लंदन स्मॉग या फिर क्लासिकल स्मॉग। फिर आपका है पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्या है यह? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट मतलब रासायनिक अभिक्रिया के बाद यह बनेगा, तो इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के आपसे पूछता है। तो हमने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उनका जो पूरा एनालिसिस था उसको हमने कंप्लीट किया। ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके 2-2 3-3 क्वेश्चन करके जो पूरा पीवाईक्यू है उसको डिटेल से कवर कर ले जाएंगे। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम सबको डिटेल से कवर करेंगे और हम इसके जीएस के पार्ट पे ज्यादा फोकस्ड होंगे, क्योंकि वहीं से फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, घुमा फिरा के वहीं से आपसे पूछेगा। तो इससे जो आपका प्रीलिम्स है 2026 वाला, उसमें पूछे जाने वाले जो प्रश्न होंगे उसके आप मान के चलिए कम से कम 60% क्वेश्चंस हम डिटेल से कवर कर चुके होंगे, 2-3 बार उसको हम कर चुके होंगे और हमारी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि एक बार में ही हम सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो सीरीज को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। फिलहाल वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।